वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत संभव है कि इस बात से खुश हों कि उन्होंने बिहार की जातीय जनगणना करवाई और उसके आंकड़े जारी भी किए। अब सवाल यह है कि अर्ध सत्य में आज क्या क्या आप जानेंगे। मुमकिन नीतीश कुमार के लिए यह भी है कि उनको इससे झटका लगा हो और सोच रहे हों कि गुरु ये उल्टा पड़ सकता है, गड़बड़ हो गई। ऐसा क्यों हो सकता है, अर्ध सत्य में इसको आज समझाएंगे, आपको बताएंगे और यह भी जानेंगे कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना करवाने पर एड़ी चोटी का जोर क्यों लगाए हुए थे। जब चीज़ों को तह दर तह आप देखते हैं तो कुछ बातें बड़ी साफ दिखती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको भी दिखेंगी। अर्ध सत्य में आज बिहार में जातिगत जनगणना की जड़ में क्या है, जो हुआ वो क्यों हुआ है, इसकी असली वजह क्या है। नीतीश कुमार पिछड़ों के मसीहा हैं या महज उनका ये दिखावा है। राहुल गांधी ने अब जातियों की राग क्यों अलापना शुरू कर दिया है। जातिगत जनगणना पर मोदी का मास्टर स्ट्रोक क्या है। ये ऐसी चार बातें हैं जिसको आज मैं अर्ध सत्य में आपको बताने, समझाने और दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता है आप देख सकें और सच की पूरी तस्वीर जान सकें। सबसे पहले मैं वही आंकड़ा आपके सामने रखता हूं जो बिहार में हुई जातीय जनगणना में सामने आई। राज्य की कुल आबादी कितनी है? 13 करोड़ 7 लाख। इसमें अति पिछड़ा 36%, पिछड़ा 27%, अनुसूचित जाति 19.65% और मुस्लिम आबादी 17.70%। जबकि जिनको आप अगड़ा कहते हैं, सवर्ण, उनकी तादाद बिहार में 15.52% है। इस आंकड़े के बाद लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों कह रहे हैं कि अब तस्वीर साफ हो गई है, मानो कि इससे पहले थी ही नहीं। इसी आधार पर सरकार की नीतियां बनेंगी। दोनों नेता दरअसल ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, यानी कि आबादी के आधार पर आरक्षण, उसी अनुपात में सरकारी योजनाओं के फायदे और उसी तर्ज पर बाकी दूसरी सहूलतें, सुविधाएं जो आरक्षण के दायरे में दी जाती हैं। पहले आप नीतीश कुमार को सुनिए। बढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और हो, उसी के लिए भी आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है ना। 10 वाला फिगर 16% और 1% से थोड़ा कम 1% बढ़ करके बढ़ा है ना। उनको भी फायदा है तो बाकी सबको लाभ मिले। इसी तरह सबके मीटिंग में एक बात को रखेगा और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। आप उसकी चिंता मत करिए। हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं, कोई आज तक किया है बिहार के जितना बढ़ना होगा। और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का ही नेम कर रहे हैं। एक ही बात हम कर रहे हैं, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। अब बाकी उन लोगों को अभी तक नहीं किया, बोलिए ना भाई 10 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित नहीं जनगणना। ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी चैंपियनशिप जीत ली है नीतीश कुमार ने। आज से पहले कभी हुआ है जी? अभी किए ना। हमने जो किया किसने किया जी? हम किए ना। यह सुनते सुनते 19 साल गुजर गए। अब सवाल यह है कि क्या जाति ही तय करेगी कि आपको आरक्षण और बाकी हक मिलने चाहिए, या फिर आपका सचमुच हकदार होना जरूरी है? आज की तारीख में लालू प्रसाद यादव के सारे कुनबे को आरक्षण का अधिकार है। ठीक से सुनिए,
लालू प्रसाद यादव चाहे जितने करोड़पति अरबपति हैं, लेकिन उनको आरक्षण मिल सकता है, मिलेगा, उसके वो अधिकारी हैं। ठीक ऐसे ही नीतीश कुमार को भी मिलेगा। क्या हमारे ये नेता या इनकी तरह से आरक्षण के दायरे में आने वाले लोगों को उसका फायदा मिलना चाहिए? मगर मिलता है। इसके चलते जो जरूरतमंद है, गरजमंद है, उसका हक मारा जाता है। फिर जो परिवार सचमुच कमजोर है, उसके आगे बढ़ने के लिए सरकारी समर्थन की दरकार है, उसका क्या? इस सवाल को मैं यही छोड़ता हूं, क्योंकि इसका पोस्टमार्टम करना जरूरी है। आपको इसकी असलियत दिखाना बताना जरूरी है। लिहाजा शो में आगे इसको उठाएंगे। फिलहाल एक हिसाब किताब लगाते हैं कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के 15 साल और नीतीश कुमार के 19 साल, यानी कुल मिलाकर के 34 साल में बिहार में क्या हुआ, बिहार ने क्या पाया। राज्य ने गरीबी के मसीहा जिसको माना है, दोनों लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, इनकी अपनी दावेदारियां भी हैं कि हमने गरीबों का भला किया है, हमने उनकी स्थिति को बेहतर किया है, उनको आवाज दी है। इन दोनों नेताओं के शासन में उस गरीब तबके ने, बिहार के कमजोर तबके ने क्या पाया है? पहले प्रति व्यक्ति आय, जिसको आप पर कैपिटा इनकम कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि बिहार में जो सामान बनता है, जो सर्विसेज दी जाती हैं, जो उपज होती है, यानी कि प्रोड्यूस, प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये सब जोड़ जाड़ करके जो कुल आमदनी राज्य की होती है, उसको आबादी से अगर आप बांट देते हैं और जो रकम बनती है, उसको हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव जब सीएम बने तो 1990-91 में बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो थी 2,660 रुपये। उस समय जो देश का औसत था प्रति व्यक्ति आय का 5,365 रुपये। जब नीतीश कुमार ने कुर्सी संभाली 2004-05 में, तो बिहार की जो औसत आमदनी थी कितनी थी? 7,914 रुपये। यानी लालू प्रसाद ने 7,914 रुपये प्रति व्यक्ति आय के लेवल पर आकर के बिहार को नीतीश कुमार के हाथ में सौंपा। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी दोनों ने अपनी सरकार का जो 2,260 रुपये से 7,914 रुपये उन्होंने प्रति व्यक्ति आय को पहुंचाया था, उसको नीतीश कुमार ने कहां पहुंचाया? उस समय 2004-05 में कितनी थी देश की पर कैपिटा इनकम? 24,143। 5,365 से देश पहुंच गया 24,143 पर। नीतीश कुमार अगले 15 साल में बिहार का जो पर कैपिटा इनकम था उसको कहां लेकर के आए? 19-20 का आंकड़ा, 2019-20 का आंकड़ा कहता है कि 7,914 रुपये जो 2004-05 में था, वो प्रति व्यक्ति आय 46,664 रुपये पर पहुंची। अब अंतर आप देखिएगा कि अंतर कितना है, जो राष्ट्रीय औसत है और देश का है। बिहार लगातार पीछे जाता रहा और देश का औसत बढ़ता चला जा रहा था। अब एक आंकड़ा और है जो आपके सामने रखना चाहता हूं। जब नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाली तो राज्य में गरीबी की दर कितनी थी? 54.5%। उस समय बिहार की गिनती देश के सबसे गरीब राज्यों में होती थी। नीतीश कुमार ने गरीबी मिटाने का दावा किया और आज जब सरकार चलाते हुए उनको 19 साल हो गए, गरीबी के मामले में बिहार की असलियत क्या है? नीति आयोग के बहुआयामी सूचकांक, ये एक शब्द है, बहुआयामी सूचकांक, यानी कि आपका रहन सहन, आपकी आमदनी, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, यह सब मिला करके जो स्थितियां आपकी बनती हैं, उसके आधार पर जो इंडेक्स तैयार होता है उसको हम कहते हैं बहुआयामी सूचकांक। 2021 में जो जारी हुआ उसके आधार पर बिहार की स्थिति 51.9% गरीबी दर के साथ देश के सभी राज्यों में सबसे नीचे थी। अब आप देखिए कि जब सीएम बने तब गरीबी दर जो थी वो 54.5% थी, और अब 52% है। क्या कमाल कर दिया नीतीश कुमार के 19 साल ने, 15 साल। महज 2.5% लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। गनीमत यह है कि एक बड़ी आबादी बिहार से बाहर चली गई, पलायन कर गई, वरना यह आंकड़ा और खराब होता।
एक और डेटा, प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद होती है 20 दिसंबर 2022 को सामाजिक प्रगति सूचकांक, जिसको सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स कहते हैं, उसको जारी किया। उस एसपीआई के मुताबिक बिहार सबसे धीरे प्रगति करने वाला राज्य है, सबसे धीमी रफ्तार है यहाँ डेवलपमेंट की, ग्रोथ की। यह वह डेटा कहता है। 100 में से 44.47 अंक मिले बिहार को, 50% भी नहीं। और ऐसा ही नंबर और जानते हैं किन किन राज्यों का था? झारखंड और असम को, यानी कि बिहार झारखंड असम के बराबर खड़ा है। ये स्थिति है, यानी कि आपने 19 साल में जो किया है वो कहीं नहीं पहुंचा है, वो ढाक के 3 पार की तरह है। यह जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है जिसको आप देख रहे हैं 44.47%, ये बिहार का है और यह राज्यों की जो फहरिस्त होती है उसमें नीचे है, झारखंड और असम के बराबर। यह एसपीआई उसको इस आधार पर तय करते हैं कि आपका जो रहन सहन है, खान पान है, आपकी आमदनी है, आपका स्वास्थ्य है, यह सब कैसा है, और इस आधार पर एसपीआई को तय किया जाता है। यह जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है जिसका आधार मैंने आपको बताया कि एक परिवार की आमदनी, जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति, यह सब उसके पैरामीटर्स हैं। और क्या हासिल हुआ? बिहार कल भी फिसड्डी था और आज भी है। एक सच और सुन लीजिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ल्ड बैंक की सहायता से नीति आयोग के जरिए जो चौथा स्वास्थ्य सूचकांक, 4th हेल्थ इंडेक्स तैयार करवाया, उसमें बिहार 18वें नंबर पर है, नीचे से दूसरे स्थान पर। स्वास्थ्य और अस्पतालों की स्थिति बिहार की किसी से छिपी नहीं है। बिहार का स्वास्थ्य बजट है 16,134 करोड़, लेकिन कहीं भी चले जाइए, छपरा, सिवान, कटिहार, जहानाबाद, मधुबनी, सरकारी अस्पतालों की हालत बेइंतहा बुरी है, डरावनी है। और पीएससी की हालत तो पूछिए। मुजफ्फरपुर की घटना आपको याद होगी, एक डॉक्टर तड़ातर एक ही दिन में लोगों के ऑपरेशन करता चला गया और नतीजा ये हुआ कि उसने जितने भी ऑपरेशन किए वो सब नाकाम हुए, 65 लोगों की आंखें चली गई। ये राज्य है। बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं पर दिन भर का शोक खड़ा हो सकता है, फिर भी समय कम पड़ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ना तो राज्य की जीडीपी देश के बाकी राज्यों की तरह बढ़ी, ना गरीबी कम हुई, ना स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहतर हुई, ना राज्य से लोगों का पलायन रुका। नौकरी, पेशे, रोजगार, रोटी के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए लोग बिहार छोड़ते हैं। 40 लाख लोग लौटे थे कोविड के दौरान बिहार। ये सब लोग बाहर कमाते हैं और पढ़ने लिखने के लिए बच्चों को बिहार छोड़ना पड़ता है। गार्जियन कहते हैं कि राज्य से बाहर चले जाओ, तभी किस्मत चमकेगी, तभी करियर बनेगा। उस राज्य का मुख्यमंत्री अपने आप को गरीबों का, पिछड़ों का मसीहा कहता है। उसको लगता है कि यह जो डेटा आ गया है जाति के आधार पर, उससे वो बिहार में करिश्मा कर देगा। 19 साल बहुत कम पड़ गए उसके लिए। यह असलियत है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के शासन के 34 साल की। और बिहार की जनता देखती है, समझती है, जानती है। वो किस आधार पर जनता से जाकर कह देंगे कि मुझे वोट दो, और जनता देगी क्यों? इसलिए बहुत सोच कर समझ करके, बहुत शातिराना तरीके से, बहुत चालाकी से इस महासंकट से निकलने का एक रास्ता ढूंढा गया। जातीय जनगणना करवाओ, जाति के जंजाल में, उसके चक्कर में ऐसा फंसाओ कि कोई सवाल ही नहीं कर सके कि आप लोगों ने किया क्या बिहार के लिए। ये स्थितियां हैं कि नीतीश कुमार पिछड़ों के सबसे बड़े मसीहा हैं और जातिगत जनगणना करवाना भी उनका कोई बहुत बड़ा साहसिक फैसला रहा होगा। मगर एक सवाल है कि क्या बिहार के गरीबों का, या नीतीश कुमार की भाषा में कहें तो अति पिछड़ों का, या पिछड़ों का, दलितों का, अति दलितों का, मुसलमानों का भला करने की स्थिति बन पाई? उनको सुधार करने से किसने रोका था?
बड़े फैसले लेने से, बेहतरी करने से किसने रोका था? नीतियां बनाने से, लागू करने से कोई अड़चन डालने वाला था क्या? वे तो एक छत्र राज चलाते रहे। क्या मजाल कोई उनकी बात ना माने? फिर बिहार उनके शासन के 19 साल में क्यों नहीं आगे बढ़ा? वह जहां लालू प्रसाद ने ला करके खड़ा किया था वहीं खड़ा है। ये सड़क और बिजली जैसी स्थितियां जो आप देखते हैं देश की आज़ादी के 75 साल बाद, और एक आदमी के बिहार में 19 साल या 2 दशक तक शासन करने के बाद अगर बिजली और सड़क भी आप नहीं मुहैया करा सकते हैं आम जनता को, तो फिर लानत है। ये कोई कामयाबी नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है, कहीं से नहीं है। और वैसे भी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार किसको समझा रहे हैं, किसको बता रहे हैं कि वो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के मसीहा हैं, उनका भला करना चाहते हैं? लगातार उन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी है उनकी बेहतरी के लिए। अगर कोई सवर्ण गरीब है, कमजोर है, जरूरतमंद है, तो उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। कमोबेश वो यही कह रहे हैं, या फिर वोट की राजनीति का हलवारी। उनका सामाजिक न्याय बस गैर सवर्ण के जरिए ही चलेगा। चलिए मान लिया कि सवर्णों को छोड़ करके बाकी सबके मसीहा आप हैं, सबका भला करना आप चाहते हैं, तो कुछ बातों का जवाब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव इन दोनों को देना चाहिए। सवाल मेरा यह है कि आपकी पार्टी में आपके फेवरेट नेता कौन हैं? किन लोगों को आपने जिम्मेदारियां दे रखी हैं? देश में आपकी पार्टी का उसकी पहचान लेकर के कौन से लोग चलते हैं? मैं उनको दिखाना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि ये कौन सा सामाजिक न्याय है और पिछड़ों, दलितों की कितनी बेहतरी आपने सोची। अगर वो ग्राफिक्स मैं आपके सामने रखूं तो आप देखिए लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता कौन कौन से हैं? बिहार नहीं, देश के सभी लोगों को यह शो गौर से देखना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव के जो करीबी नेता हैं, आप देखिए, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता हैं आरजेडी के, आप पहचानते होंगे, पंडित जी हैं। जगदानंद सिंह प्रदेश के अध्यक्ष हैं, राजपूत हैं। सुनील सिंह आरजेडी के कोषाध्यक्ष हैं, राजपूत हैं। शिवानंद तिवारी पार्टी के बड़े नेता हैं, पंडित जी, ब्राह्मण हैं। मनोज झा राज्यसभा सांसद, पार्टी का सबसे मजबूत मुखर चेहरा, ब्राह्मण। ये लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय है, ये आवाज है। अगर नीतीश कुमार की आप बात करेंगे तो नीतीश कुमार की पार्टी में आपने अगर देखा होगा, ललन सिंह पार्टी के अध्यक्ष हैं, क्या हैं? भूमिहार हैं। पार्टी के 2 बड़े प्रवक्ता राजीव रंजन कायस्थ हैं। नीरज कुमार भूमिहार हैं। सबसे करीबी नेता संजय झा ब्राह्मण हैं। अगर इन सब लोगों के साथ आपकी सरकार, आपकी सत्ता, आपकी पार्टी, आपका संगठन चल रहा है और इन्हीं के जरिए चल रहा है, तो आपने यहां क्यों नहीं वो 15-85 का अनुपात रखा? दोनों दलों के जो मजबूत मुखर चेहरे हैं, उन चेहरों को आप पार्टी के अलग अलग प्लेटफॉर्म से जाकर के देखिएगा, और वो किस जाति के हैं। और जिन दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का भला करने का दावा करना या उनका भला करने का संकल्प लेना आज अगर आपको सूझा है, तो पिछले 34 साल में क्यों नहीं सूझा? ये जातीय जनगणना का आंकड़ा आने का इंतजार कर रहे थे क्या आप लोग? यहां कुछ और आंकड़े में दिखाना चाहता हूं। आंकड़ों के जरिए आप चलते हैं तो आपको सच दिखता है, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते, जैसे वो चेहरे झूठ नहीं बोल रहे थे। कुछ अनुमान था जातियों के बारे में, जब आंकड़ा आया तो उसकी असलियत भी आ गई। और जो मैंने शुरुआत में कहा कि नीतीश कुमार को हो सकता है कि झटका लगा हो यह आंकड़ा दे करके, क्योंकि अनुमान और असलियत दोनों का अंतर अब सामने आ गया। जातियों की नेतागिरी की प्लेट मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्या स्थिति है। नीतीश कुमार, उनकी जाति है कुर्मी।
माना ये जाता रहा कि 4 से 5% के बीच की आबादी है बिहार में कुर्मियों की, और निकली कितनी? 2.87%। कोयरी जाति, नीतीश कुमार कुर्मी और कोयरी इन दोनों को मिला करके अपना जो जातीय आधार है उसको तैयार करके राजनीति करते रहे। और कोयरी जो जाति है उसके बारे में ये कहा जाता रहा कि 6 से 7% इसकी आबादी है, मानी जाती रही। उसकी आबादी निकली है 4.21%। कुर्मी जो 4 से 5% माने जाते थे वो निकले 2.87%। अगर कोयरी और कुर्मी दोनों जातियों को मिला दें तो 7% के आसपास की आबादी बनती है, जो पहले 11% माना जाता था। नीतीश कुमार को ये लग रहा था कि दोनों जातियों का जो अब आंकड़ा आएगा वो 14% के आसपास होगा, तो यादव जितने हैं उतने हम भी हो जाएंगे, कुर्मी कोयरी जोड़ करके। लेकिन वो हो गया आधा, यानी कि 24 गए 26 बनने डूबे होकर के आ गए। ये स्थिति उनकी है, न घर के रहे न घाट। अब उनकी जाति या वो जिन दो जातियों की राजनीति को अपनी बुनियाद मानते रहे हैं उसमें बीजेपी ने एक सेंधमारी कर दी। वो क्या है? कोयरी के 2 बड़े नेता बीजेपी ने खड़ा किए। एक उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश कुमार की पार्टी से ही अलग होकर के बीजेपी के साथ आ गए, और सम्राट चौधरी जिनको बीजेपी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, कभी आरजेडी में हुआ करते थे उनके पिताजी। ये दोनों नेता कोयरी जाति से आते हैं। तो कुर्मी और कोयरी की साझा आबादी की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार की उस राजनीति में सेंधमारी कर दी बीजेपी ने। तो अनुमान और असलियत के बीच का जो फर्क है वो निकल आया। उसमें नुकसान जो है वो सवर्णों को ज़्यादा हुआ, क्योंकि बिहार में सवर्णों के बारे में एक राय थी कि 17 से 18% की आसपास की आबादी है उनकी, लेकिन वो सारा 15% की, लगभग 2.5 से 3% का नुकसान वहां हो गया। एक आंकड़ा है जो फायदे का है, उस फायदे को भी, ये आंकड़े हैं, मैं आंकड़े इसलिए बताना चाहता हूं ताकि आपको एक बुनियादी समझ हो कि किसको घाटा किसको नुकसान। लेकिन यह पूरा आंकड़ा जो है इसकी जो बाजीगरी है, जिसके कारण मैंने आपको बताया कि बिहार में पर कैपिटा इनकम, बिहार की जीडीपी, बिहार का हेल्थ सेक्टर, बिहार में रोजगार, यह सब शून्य है। इसलिए यह एक रास्ता है, यह पलायन का रास्ता है, ये कोई समाधान का रास्ता नहीं है। लेकिन अब इस रास्ते में जो चीज़ें आ रही हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लोगों के लिए या कुछ तबके के लिए फ़ायदा हुआ, उसके अनुमान से असलियत कुछ ज़्यादा निकली, जिसमें अति पिछड़ा तबका है। अति पिछड़ा तबका जो आपको ये ग्राफिक्स दिख रहा है, अनुमान क्या था? 32% का, और है कितना? 36%। यहाँ फ़ायदा 4% के आसपास का अति पिछड़े को हुआ। जो अगड़ों को नुकसान हुआ 2.5-3% का, तो अति पिछड़ों को लगभग 4% का फ़ायदा हुआ। वैसे दलित आबादी बिहार में 16 से 17% तक मानी जाती रही, निकली कितनी? 19.6%। और मुस्लिम आबादी जो 16% के आसपास मानी जाती रही, वो 17.70, पौने 18% के आसपास हुई है। और ये अच्छा खासा इजाफा है। इसमें, इस इजाफे में, इस बढ़ोतरी में आप मान करके चलिए कि जो सीमांचल के ज़िले हैं, सीमांचल के ज़िलों में बांग्लादेश से पलायन करके या बांग्लादेश से भाग करके जो लोग आते हैं और बिहार में बस रहे हैं, उस मुस्लिम आबादी से बिहार में मुस्लिम आबादी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है देश के बाकी राज्यों में मुस्लिम आबादी के बढ़ने के मुकाबले। इसलिए आपको यह इजाफा दिख रहा है। ये कारण यह भी है। अब आते हैं कि बिहार में जो अगड़ी जातियाँ और धर्म आधारित आबादी रही है, उसकी राजनीति कैसे होगी। मैं आपको यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सुनाना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी ने आज ये कहा कि कांग्रेस के नेताओं को या बाकी नेताओं को ये समझ में आ रहा है कि जात के आधार पर हक मिलना चाहिए। टारगेट उन्होंने कांग्रेस को किया कि कांग्रेस अगर ये कहती है कि जाति के आधार पर हक दिया जाए, तो एक बार उनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो जिक्र कर रहे थे, हवाला दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर जो अल्पसंख्यक हैं, खास करके मुसलमान हैं, उनका हक है। तो क्या राहुल गांधी या कांग्रेस ये कह रही है कि अब चूंकि हिंदू 82% हैं, बहुसंख्यक वो हैं, उनकी आबादी ज़्यादा है, तो मुसलमानों का हक कम कर दिया जाना चाहिए? एक बुनियादी सवाल है। और
नरेंद्र मोदी के इस बयान में बीजेपी की बहुत बड़ी रणनीति छिपी हुई है कि अब मामला बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का होगा, ना कि अगड़े पिछड़े दलित अति दलित सवर्ण का होगा। यह सब हिंदू हैं, इसलिए हक अब इनकी होगी, हकमारी इनकी नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री के बयान को आप सुनिए। देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? ये एक सूत्र वाक्य है और आप यूं मानिए कि अब जो 2024 की लड़ाई होगी, जहां जहां जातिगत जनगणना के आधार पर राजनीति को साधने और मांझने की कोशिश होगी, वहां बीजेपी इस रास्ते चलेगी कि बहुसंख्यक का हक। अब जातियों की जो नेतागिरी है, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, बिहार का जो आंकड़ा आया हुआ है, उस आंकड़े के आधार पर 4 नेताओं के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। और इन 4 नेताओं के जरिए ये 4 नेता जिन जातियों की राजनीति करते हैं और उसके आधार पर सत्ता तक पहुंचने की लगातार कोशिश करते हैं, सत्ता में बने रहे हैं, वो कौन कौन से लोग हैं? वो 2.88% है। जीतन राम मांझी मुसहर जाति से आते हैं। राज्य में उनकी जाति के लोगों की तादाद 3.09 है। अगर जाति के आधार पर राजनीति चलती है तो जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से बड़े नेता हैं, अगर नीतीश कुमार यही मानते हैं। और चिराग पासवान जो दलित समुदाय है, उसमें सबसे बड़ी आबादी 2 की है। एक पासवान जो 5.31% हैं और दूसरे मोची, वो भी 5% से ऊपर है। तो अगर ऐसे आप देखेंगे तो चिराग पासवान जाति के आधार पर लालू प्रसाद यादव के बाद दूसरे बड़े नेता हैं, फिर जीतन राम मांझी हैं और फिर नीतीश कुमार हैं। तो अगर अलग अलग जातियां, अलग अलग नेता अपनी अपनी जाति की राजनीति करने लगेंगे तो अपनी अपनी हैसियत में आ जाएंगे। जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जातियां 2 ही हैं, एक गरीब और एक अमीर, होना यही चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर विकास के पैमाने पर आप नापे जाएंगे। वैसे दल जो जाति की राजनीति नहीं करते हैं, उनके पास एक ही आधार बन जाता है कि वो विकास के आधार पर बात करें। जातियां खत्म हो जाएंगी तो फिर राजनीति खत्म हो जाती है। उत्तर प्रदेश में अब बिहार का जो रोग है वो फैल गया है। मैं उत्तर प्रदेश चलने से पहले बिहार में जो अगड़ी जातियां हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा समझा देना चाहता हूं। बिहार में अगड़ी जातियों को जो झटका लगा वो 16 से 17%, 17 से 18% मानी जाती रही, वो 15.5% निकली है। उसमें ब्राह्मण 3.66%, राजपूत 3.45%, भूमिहार 2.87%। एक आंकड़े यहाँ मार्क की बात है, भूमिहार 2.87% और कुर्मी बिहार के 2.88%। यानी कि गिरिराज सिंह जिस जाति से आते हैं और नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं, कुर्मी और भूमिहार दोनों लगभग बराबर हैं। जाति के आधार पर इन दोनों नेताओं का कद बराबर है। अगर ऐसे नापा जाए तो फिर ऐसे ही हिसाब किताब लगेगा। जो धर्म है उसका आंकड़ा देखिए आप। प्रधानमंत्री ने जिस बात का इशारा किया है उस तरफ मैं आपको इसलिए ले चलना चाहता हूं क्योंकि यह आंकड़ा बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी और मुफीद सा है। बीजेपी बिहार में इस बात को बहुत तेज़ी से फैलाएगी कि मुस्लिम आबादी अगर बढ़ी है 16 से 17.5% के आसपास या उससे भी ज़्यादा, तो आप यूँ मान कर चलिए कुछ समय में यहाँ यह आबादी लगातार बढ़ती चली जाएगी, संकट आपके लिए बड़ा हो जाएगा। तो बिहार में हिंदुओं की आबादी 82%। अब बीजेपी के पास एक ही रास्ता है और वह एक ही प्रयोग करेगी कि समूचे बिहार में वो हिंदुत्व को बढ़ाएगी।
वो हिंदुओं के हक की बात करेगी, उनकी जो हकमारी होती रही है, जो करते रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। मुस्लिम आबादी बिहार में 17.70% है, ईसाई 0.05%, सिख 0.01% और बौद्ध 10.08%। यानी कि हिंदू और मुसलमानों के बाद जो बड़ी आबादी है वो बौद्धों की है बिहार में। ये स्थिति जो है वो बिहार की उन जातियों की है जो अलग अलग धर्मों की है। जो लोग जाति की राजनीति करते रहे हैं उनकी मजबूरी तो हो सकती है, समझ में आती है, मगर राहुल गांधी अब जो जाति का राग अलाप रहे हैं वह समझ से परे है। उनका जो जाति का राग है उसकी एक भूमिका मैं आपको पहले दे देता हूं। हुआ ये कि इस साल अप्रैल में जब कर्नाटक के विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था। उन्होंने नारा दिया कि जितनी आबादी उतना हक। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया था कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली सरकार सभी जातियों का सही विकास करने के लिए जाति आधारित जनगणना कराने के खिलाफ है। अगर जाति आधारित जनगणना हो तभी सही विकास होगा, यह अगर कोई मान रहा है, उसको आप देश की कमान दे देंगे तो फिर देश किस रास्ते जाएगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब आप बताइए कि विकास गरीब का होता है या जातियों का? क्या जातियों में ही गरीब होते हैं और कुछ जातियों में अमीर होते हैं? राहुल गांधी के मुताबिक जातियों में गरीब होते हैं। अब जब बिहार में जातिवार आंकड़े आए तो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चलता है कि वहाँ ओबीसी, एससी और एसटी 84% है। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े को जानना जरूरी है। उन्होंने फिर कहा, जितनी आबादी उतना हक। ये हमारा प्रण है। अगर राहुल गांधी का ये प्रण है भाई, तो आपकी जो कांग्रेस सरकार थी 1990 तक, सिर्फ मुरारजी की सरकार के 2.5 साल छोड़ दें तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही देश चलाती रही। उस समय क्यों नहीं यह प्रण याद आया? उस समय आपकी पार्टी ने क्यों नहीं ऐसा किया? वीपी सिंह ने 1990 में जाकर किया, तो 1947 से लेकर के 1990 तक आप इस बात का इंतजार कर रहे थे। मैंने 47 से लेकर के और 80 तक छोड़ भी दूं, क्योंकि वीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट इंदिरा गांधी की जो सरकार थी 1990 में, उस दौरान पेश हुई थी, तो फिर कर देते। उसके बाद भी 10 साल तक कांग्रेस की ही सरकार थी। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, राजीव जी प्रधानमंत्री थे, तब नहीं किया। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जब आए तो उन्होंने भी अपनी राजनीति में कमंडल को काटने के लिए मंडल का सहारा लिया, लागू किया। खैर, लागू हो गया। आपको आज अचानक ये महाज्ञान प्राप्त हुआ राहुल गांधी कि ये महाप्रण है आपका, ये लागू किया जाना चाहिए जातियों के आधार पर आरक्षण और सुविधाएं। तो एक बात का जवाब और दीजिए। 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने जाति के आधार पर जनगणना करवाई थी, मगर जारी नहीं किया। क्यों नहीं किया? पहले एससी और एसटी, इन्हीं दो तबकों की आबादी जारी होती रही जब जब जनसंख्या हुई तब, हर 10 साल पर। हुआ ये कि लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं के दबाव में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 2011 में एक फैसला किया कि सरकार सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाएगी, और इसको करवाने के लिए 4000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने 500 करोड़ खर्च किए, वैसे समूचे देश में मनमोहन सिंह सरकार ने 4000 करोड़ रुपए खर्च किए, और जब जनगणना करवाई तो जातिवार उसका रिकॉर्ड भी तैयार करवाया। मगर आबादी का आंकड़ा जारी हुआ, जातिवार आंकड़ा जारी नहीं किया सरकार ने। क्यों नहीं किया? राहुल गांधी को आप यह कहते हुए सुनेंगे कि मेरी सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई थी, वो रिपोर्ट मोदी सरकार के पास पड़ी हुई है, मोदी जारी नहीं करना चाहते। भाई 2013 में रिपोर्ट आई,
मोदी 2014 में मई में आए, आप 1.5 साल तक रिपोर्ट लेकर के बैठे रहे, आपने क्यों नहीं जारी कर दिया? अब आपको सूझ रहा है। राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि आपकी राजनीति, आपकी पॉलिटिक्स क्या है भाई? सुनिए। भैया ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान में? कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है? उनका 50% बजट पे कंट्रोल क्यों नहीं है? अब जब मैं ये सवाल उठाता हूं, बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भाग जाते हैं, अमित शाह जी कुछ और कहते हैं, हिंदू मुस्लिम कहेंगे, नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम यह हम करके दिखाएंगे। जब हमारी सरकार थी, हमने किया। सारे के सारे आंकड़े नरेंद्र मोदी जी के पास हैं। हिंदुस्तान में कौन सी जात की कितनी आबादी है, हिंदुस्तान की सरकार जानती है। हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, हिंदुस्तान की सरकार जानती है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के ओबीसी को यह बताना नहीं चाहते हैं कि आप कितने हो, क्योंकि वो आपको भागीदारी नहीं देना चाहते हैं। क्या बात है। आपको खुद से सवाल करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है और आपकी सरकारों ने ऐसा क्यों किया देश के साथ। 75 साल भी देश के बुनियादी सवाल अगर जिंदा हैं तो आपका रोल तो होगा राहुल गांधी कुछ न कुछ। कहने का मतलब ये कि आपकी पार्टी का। राजनीति में सच मानिए तो कोई धर्म, ईमान, नियम होता ही नहीं, कायदा ही नहीं है इसका। बिहार में जातिगत जनगणना जैसे हुई, आंकड़ा आया तो यूपी के नेताओं में भी सुगबुगाहट तेज होगी। जात के आधार पर जिन लोगों की राजनीति चलती रही है, चमकती रही है, पनपती रही है, जो उसी आधार पर सत्ता की मलाई खाते रहे हैं, उन्होंने उसकी पैरवी करनी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव के पास एक आधार वही है जो बिहार में लालू प्रसाद यादव के पास है, यादव और मुसलमान। इसको जोड़ करके समाजवादी पार्टी सत्ता में आने की हर बार कोशिश करती रही है। 12% आबादी है उत्तर प्रदेश में यादवों की। अब उनको लगता है कहीं ये बढ़ जाए या फिर इस आबादी के आधार पर हक हमारा और मजबूत हो जाए। उसी तरीके से बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल, जिसकी नेता अनुप्रिया पटेल हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनकी मांग है कि यह जनगणना करवाई जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप पटेलों की नेता हैं। जो बिहार में कुर्मी हैं वही पटेल हैं उत्तर प्रदेश में। तो पटेलों की नेतागिरी करके वो सत्ता में बनी रहें और उनका अपना सब कुछ बढ़िया चलता रहे, आबाद रहे, इस खातिर वो अपना झंडा उठाए हुए हैं। एक और नेता हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में जो राजभर हैं, उनकी आबादी लगभग 3% के आसपास मानी जाती है। जैसे बिहार में 3% मुसहर हैं, जिसके जीतन राम मांझी हैं, तो उस 3% आबादी 13 करोड़ की और यहाँ 23 करोड़ के 3% वाले राजभर हैं। इनकी अपनी जात के बाहर राजनीति चलती नहीं, अपनी जात के बाहर पूछ परख है नहीं। तो जात का मोर्चा जब तक मजबूत है तब तक राजनीति चलेगी। इसलिए ये जात के आधार पर लगातार राजनीति करते रहने वाले दलों की ही आवाज़ है कि ऐसा किया जाए। एक व्यक्ति, एक नेता बताइए जो जात के आधार पर राजनीति नहीं कर रहा हो और वो जाति आधारित जनगणना की बात करता हो। इस देश का संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, नागरिक की बात करता है
इस देश का संविधान कहता है कि उन लोगों को आरक्षण दो जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, जात के आधार पर नहीं। राहुल गांधी कहते हैं कि जात के आधार पर आप समर्थन दो। उन्हीं की सरकारों ने आरक्षण का जो प्रावधान किया था वो 10 साल के लिए था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते राजनीति ने उसको आज तक खींच रखा है और अब वो एक जंजाल बन चुका है। लेकिन शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण की बात कही गई थी। तो मोदी सरकार जो कहती है कि गरीब और अमीर यह दो ही हैं, मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं किसी जात को नहीं जाती, वो गरीब को जाती है, लाल कार्डधारी को जाती है। आपके घर राशन मिलेगा इसी आधार पर कि गरीब है। शौचालय हो, मकान हो, रसोई गैस हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, आयुष्मान योजना। आप कमज़ोर तबके से हैं देश के, आप देश के नागरिक हैं, आपके पास बुनियादी अधिकार जीवन के होने चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है और यह जिम्मेदारी उस आधार पर निभाती है कि कौन आदमी हमारे समाज का, देश का कमज़ोर है, इस आधार पर नहीं कि वह किस जात का है, किस मजहब का है। इसलिए नरेंद्र मोदी दो जातियों की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी के बयान को आप सुनिए, उसके बाद इस पूरी तस्वीर को कंक्लूड करना चाहता हूं। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजनाएं ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है, और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। सच्चाई यही है। देश में किसी भी सरकार के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने का जो एक रास्ता है, वाजिब रास्ता, वो यही है कि सरकार उस तबके का भला करे जो गरीब है, कमज़ोर है, किस जाति से है यह पूछे बगैर, किस मजहब से, किस धर्म से है, किस तबके से है, किस पंथ से है, किस संप्रदाय से है, यह जाने बगैर। लेकिन जात की राजनीति तब तक जिंदा रहेगी जब तक जात के आधार पर राजनीति करने वाले लोग जिंदा रहेंगे। इस देश की जनता को, बिहार की जनता को खास करके यह तय करना है कि वह क्या जवाब देना चाहती है। अगर वो जाति के जंजाल में आज फंसती है तो तरक्की का रास्ता उसके लिए जैसे 35 साल से बंद है, आगे भी बंद रहेगा। अगर विकास और बेहतरी उसको देखना है, इसके दिन देखने हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर दिन उजाले में देखने हैं, तो उसको विकास के नाम पर, बेहतरी के नाम पर, सुशासन के नाम पर जो व्यवस्था आती है उसका समर्थन करना चाहिए। अब मैं थोड़ा रुख उत्तर प्रदेश की तरफ करता हूं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक बड़ा बवाल हो गया है। बवाल पार्टी के दो नेताओं के बीच है, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, कद्दावर नेता संगीत सिंह सोम के बीच में। मामला ये है कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के बंटवारे की मांग बहुत लंबे समय से चलती रही है। एक हरित प्रदेश है जिसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहते हैं, इसकी मांग, पूर्वांचल की मांग, बुंदेलखंड की मांग, और बीच में
अवध की मां। संजीव बालियान एक जलसे में गए थे जाटों की सभा में, और वहां उन्होंने कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को राज्य बना दिया जाना चाहिए, उसकी राजधानी मेरठ बनाया जाना चाहिए। 7 करोड़ के 8 करोड़ के आसपास की यहाँ की आबादी है। यहाँ से जो हमारा हाईकोर्ट है लगभग 750 किलोमीटर दूर है, 500 किलोमीटर की राजधानी है। इसलिए उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसका विरोध संगीत सिंह सोम ने किया है। उन्होंने कहा कि संभव नहीं है या होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो गलत होगा। गलत क्यों होगा, इस पर बातचीत करने के लिए खुद संगीत सिंह सोम हमारे साथ हैं। संगीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। कैसे हैं आप? धन्यवाद राणा जी, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं राणा जी? मैं अच्छा हूँ। आपके तेवर, आपके बयान की चर्चा इन दिनों बहुत ज़्यादा है। आपने अपने ही मंत्री को आड़े हाथों ले लिया। राणा जी, वो आड़े हाथ तो मंत्री को नहीं लिया, लेकिन आप खुद समझिए जो मैंने बोला है, मुझे लगता है उससे आप भी वाकिफ हैं और मंत्री जी भी वाकिफ हैं। मंत्री जी ने किस लय में आके वो बयान दिया है मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ, उनसे मेरी बात भी नहीं हो पाई है। लेकिन जो मैंने कहा है वो सत्यता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की डेमोक्रेसी पूरी बदली हुई है, और उस दौर में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी G20 उनकी अध्यक्षता में हुई हो और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बाज रहा हो, पूरी दुनिया ये मान रही हो कि हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं, हम उस टाइम पे ये बात उठाएं तो मुझे नहीं लगता ये अच्छा है। हमारी पार्टी की कोई लाइन तो है नहीं, ये बसपा सपा, आप इसी से आइडिया लगा लीजिए कि मंत्री जी के बयान देने के नहीं बाद तो आप ये कह रहे हैं कि आपके केंद्रीय मंत्री ने आपकी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के बयान दिया है? मुझे तो यही लगता है, मुझे यही लगता है, क्योंकि आप समझिए ना, आज उनके बयान के 10 मिनट बाद इमरान मसूद सहारनपुर से बयान आ जाता है कि हम उनका समर्थन करते हैं। समाजवादी पार्टी का बयान आ जाता है, हम उनका समर्थन करते हैं। लोकदल का बयान आ जाता है, हम उनका समर्थन करते हैं। हम लोकदल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम उनकी गेंद पे, उनकी विकेट पे थोड़ी खेलेंगे, हम अपने हिसाब से खेलेंगे। और अच्छा बुरा पब्लिक की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पब्लिक को क्या अच्छा चाहिए हम वो डिसाइड करेंगे। लेकिन वो एक लॉजिक है। हालांकि उत्तर प्रदेश को बांटने की मांग बहुत पुरानी है, आप भी जानते हैं, लेकिन संजीव बालियान का लॉजिक ये है कि 8 करोड़ की आबादी है, जब राज्य छोटा हो जाएगा तो विकास तेज होगा, रफ्तार उसको मिलेगी। हमारा हाई कोर्ट, हमारी राजधानी सब दूर दूर हैं, तो यहाँ सब पास रहेगा और राज्य को ताकत मिलेगी, तरक्की मिलेगी। आप इस बात से सहमत नहीं हैं? इसमें बिल्कुल एकदम सहमत नहीं हूँ। देखिए, 30 साल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हाई कोर्ट की मांग कर रहे हैं, अभी तक वो तो हो नहीं पाया। हम चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, देखिए मैं क्लियर बताता हूं कि आप लोग कहते हैं कि मैं भड़काऊ बात कहता हूं, मैं सांप्रदायिक बात कहता हूं, मैं सत्यता कहता हूं। सत्यता ये है, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी कस्बे में चले जाइए, कोई कस्बा ऐसा नहीं है जिसमें एक वर्ग विशेष की आबादी 70 से 75%, 80%, 90% तक ना हो। हिंदू उन सभी कस्बों में 90% वो कस्बे हैं कि जिनमें हिंदू माइनॉरिटी में आ गया है। वहाँ 30%, 20%, 25%, 10%, 15% इतना हिंदू रह गया है। आप सोच के देखिए कि अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाते तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की डेमोक्रेसी क्या होगी, आप सोच के देखिए। यानी संगीत सिंह सोम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक संप्रदाय विशेष के लोगों की आबादी बहुत अधिक होने लगी है। यह अगर राज्य बनता है तो मुसलमानों का बोलबाला होगा, मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा, हिंदुओं का हक मारा जाएगा और हिंदुओं की स्थिति खराब हो जाएगी, इसलिए इसको अलग से राज्य नहीं बनाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आप यही कह रहे हैं। केवल इतना नहीं कि मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा, हमने झेले हैं ना बहन बेटियों के साथ क्या होता था। आपने देखा होगा जब मुस्लिमों की चलती थी, जब समाजवादी पार्टी की या बसपा की सरकार होती थी या कांग्रेस की सरकार होती थी, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का आलम होता है? मारे गए हैं, हमारे लोगों पे गोली चली है, हमारे युवाओं की आंख निकाल ली गई है, उंगलियां काट दी गई हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, अत्याचार हुआ है। क्या हम दोबारा से उसे देखना चाहते हैं? संगीत जी, मैं 3 सवाल आपसे पूछता हूं, आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आपके कहे के आधार पर ही आपके मंत्री के खिलाफ 3 सवाल बनते हैं। पहला सवाल ये कि संजीव बालियान का जो बयान है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिंदुओं के हित के खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है। संजीव बालियान का जो बयान है वो बीजेपी की जो पार्टी लाइन है उसके विरोध में है। बीजेपी की पार्टी लाइन ये कभी नहीं है। संजीव बालियान का जो बयान है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहतरी, विकास का जो
अभी हाल है उस लिहाज से भी ठीक नहीं है? देखिए राणा जी केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि हम 2.5 घंटा में मेरठ से दिल्ली आया करते थे, आज हम 40 मिनट में आते हैं। एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बन रही है और हाईवे, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मेडिकल, मेरठ का मेडिकल कॉलेज आज एशिया में नाम रखता है। इतनी अच्छी सुविधा वहां के मेडिकल कॉलेज में है। आज पूरे देश की लोकल रैपिड रेल, पहली रेल मेरठ को मिली है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जा रही है पहली रेल। तो विकास और कितना होगा, दिन रात विकास हो रहा है ना उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश। यानी संगीत सिंह सोम ये कह रहे हैं कि केंद्र में मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश का विकास लगातार होता जा रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, वहाँ विकास को रफ्तार मिल रही है। ऐसे में अलग प्रदेश की मांग करके संजीव बालियान ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ ही एक बड़ा बयान दिया है। देखिए बिल्कुल मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, हम पश्चिम के लोगों की भावना है कि हमारा एनसीआर का जो जिले हैं उन्हें दिल्ली में जोड़ दिया जाए, हमारा हाई कोर्ट भी नजदीक हो जाएगा, हमारी विधानसभा भी नजदीक हो जाएगी। हम बिल्कुल दिल्ली से जुड़ना चाहते हैं और ना हमें ये खर्चा करना पड़ेगा कि भाई सरकार को खर्चा करना पड़ेगा, नया हाई कोर्ट बनाया, नया विधानसभा बनानी है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सब तैयार है। तो हमें तो एनसीआर से जोड़ दिया जाए, कहां अलग से हम मिनी पाकिस्तान बनाने के पीछे चल दिए साहब। संगीत सोम, आपसे मेरा जितना सवाल रहा है, आपको लोग कहते हैं कि आप हार्डकोर हिंदू नेता हैं और आपके अभी के बयान से भी लग रहा है कि जब तक हिंदुओं का हित सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं का बेहतर नहीं हो सकता है, अगर मुस्लिम आबादी की तरफ से हिंदुओं के लिए खतरा है तो आप विरोध करते रहेंगे। क्या आप मानते हैं कि इसी वजह से आपको लगातार हार्डकोर हिंदू नेता कहा जाता रहा है? देखिए साहब, हिंदुस्तान का बंटवारा जिन्ना ने कराया, हम कोई दूसरा बंटवारा नहीं चाहते। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश नया बना के हम नया पाकिस्तान नहीं बना सकते। संगीत जी, आप जुड़े हमसे, आपने अपनी बात रखी और मुझे लगता है कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के खिलाफ संगीत सिंह सोम ने जो कुछ भी कहा है उसका वाजिब तर्क उनके पास है और उत्तर प्रदेश में यह चर्चा बहुत गर्म है कि संजीव बालियान ने जो बयान दिया है सही है या गलत, और बहुत हद तक संगीत सिंह सोम के साथ भी एक बड़ी आबादी खड़ी है। सोशल मीडिया पर लगातार यह मामला चल रहा है और जंगल में आग की तरफ फैला हुआ है। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता वो है अर्ध सत्य।